तो एक क्वेश्चन जो पहले आपके होमवर्क में था, पहले वो ले लेते हैं। ये आपके बिगिनर्स बॉक्स 5 का एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 7 है शायद, है ना। इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि दो पार्टिकल हैं ए और बी, इनको एक ऐसी स्ट्रिंग से बांध रखा है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल कह रखी है और स्ट्रिंग की लेंथ जो है, स्ट्रिंग लेंथ ये 2L कह रखी है ना। और इस बी वाले को इधर की तरफ u वेलोसिटी दी है ना। तो आपसे कहा गया है कि जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगी, तो स्ट्रिंग टाइट होने के बाद a की वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ a जस्ट आफ्टर string becomes tight, string becomes tight। तो ध्यान से सुनिए, स्ट्रिंग के टाइट होने से ठीक पहले, है ना, ठीक पहले कहानी कुछ ऐसी होगी। जस्ट बिफोर, स्ट्रिंग अभी टाइट हुई नहीं है, जस्ट टाइट होने वाली है, उसके ठीक पहले कहानी ये होगी कि ये ए होगा, ये बी होगा और ये इधर जा रहा होगा यू से और इसकी वेलोसिटी 0 होगी। जस्ट बिफोर की कहानी है ये, जस्ट बिफोर। अभी स्ट्रिंग टाइट हुई नहीं है, अभी झटका आएगा और स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, है ना। तो अपन डायमेंशनली कुछ एंगल्स निकाल सकते हैं। ये लेंथ L पता है, स्ट्रिंग की लेंथ 2L पता है, तो अपन ये एंगल लिख सकते हैं कि दिस एंगल इज 30 डिग्री, है ना। अब जरा सोचते हैं कि स्ट्रिंग टाइट होने के ड्यूरिंग होगा क्या। तो स्ट्रिंग टाइट होने की ड्यूरिंग अचानक से ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग है, इसमें अचानक से इंपल्सिव टेंशन आएगी, अचानक से झटका आएगा। इसमें अचानक से क्या आएगा, इंपल्सिव टेंशन आएगी, या मैं कहूं तो झटका आएगा। उस झटके से क्या होगा, इस बी वाले ए वाले को इधर की तरफ झटका लगेगा और बी वाले को पीछे की तरफ झटका लगेगा। इसका मतलब वो जो भी झटके वाले फोर्स हैं, इंपल्सिव फोर्स, वो उसी स्ट्रिंग के अलोंग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो इंपल्सिव फोर्स है कौन सा, टेंशन, एंड टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। तो आप सोच के अगर देखो तो एक्चुअली क्या होगा कि इस पे इधर की तरफ इंपल्स आएगा टेंशन का, और इस पे इधर की तरफ इंपल्स आएगा टेंशन का, है ना। ये टेंशन का इंपल्स होगा, जस्ट उस पे झटका आएगा। तो ये दो बॉडीज हैं, ए तो पहले रुका हुआ था, तो ए में जो वेलोसिटी आएगी, ए में जो भी वेलोसिटी आएगी वो कहां आएगी, इसके अलोंग ही आएगी। ये तो पक्की सी बात है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए। अच्छा, जो भी झटका आया वो इसी लाइन के अलोंग आया, मतलब जो भी इंपल्सिव फोर्स इसी आया था वो इसी लाइन के अलोंग आया। तो मैं अगर इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट करूं, इसकी वेलोसिटी पहले u थी, ये एंगल 30 डिग्री था, तो इस वेलोसिटी का इस तरफ कंपोनेंट पहले अगर बात करूं तो इस तरफ कंपोनेंट ये था u sin 30 और ये था u cos 30। ये मैंने क्या किया, स्ट्रिंग की वेलोसिटी के कंपोनेंट, सॉरी पार्टिकल b की वेलोसिटी के कंपोनेंट किए स्ट्रिंग के अलोंग और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, है ना। उसके बाद झटका आने के बाद भी झटके वाली लाइन या टेंशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, और इसके अलोंग कंपोनेंट कुछ भी हो जाएगा। ये पहले और बाद की कहानी है। अगर आप इसको सोच पाओ तो दिस इज सिमिलर टू कोलिजन। बस अंतर क्या है ना कि अपन जो कोलिजन सीख रहे थे उसमें जो फोर्सेस थे वो नॉर्मल रिएक्शन थे, इसमें फोर्स टेंशन है। अपने जो कोलिजन हमने सीखा था हेड ऑन ऑब्लिक सब, उसमें जो फोर्सेस थे जो इंपल्स दे रहे थे वो उनके बीच के नॉर्मल रिएक्शन थे, और यहाँ पे वो इंपल्सिव फोर्स क्या है, इनके बीच का टेंशन। तो इनके बीच की जो टेंशन है वो इसी के अलोंग आएगी। और आप सोच के देखो, दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ऐसा क्यों है बताता हूं, क्योंकि यहां पे ये बात फिक्स है कि ये जो VA और VB मैंने क्वेश्चन में ड्रॉ किया है ना दूसरे बाद में जस्ट आफ्टर, ये इक्वल होंगे। ये आफ्टर वाला डायग्राम है, ये VA और VB इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के कारण स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी सेम होगी।
तो मैं बाद में ये लिख सकता हूं कि VA इज इक्वल टू VB, दिस इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दोनों इक्वल होगी। ये वेलोसिटी तो पता चल गई। ठीक, तो याद करो अपन ऑब्लिक कोलिजन में 3 इक्वेशन लिखा करते थे। एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, वो यहां से मालूम चल गया, इक्वल टू 0, दोनों साथ साथ जाएंगे। एक लिखते थे कि इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेम रह जाती है इम्पैक्ट लाइन के लॉन्ग, ये रही u/2। और एक लिखते थे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्वेशन, तो बस ये लिख दीजिए इस लाइन के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहले का मोमेंटम इस तरफ क्या था, m इंटू √3u/2, एक ही चल रहा था, इज इक्वल टू, अब दोनों जा रहे हैं तो 2m इंटू VA और VB इक्वल है, तो 2m इंटू VA है ना, तो m से m कैंसिल हो गया, सो VA इज इक्वल टू √3u/4। कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी स्ट्रिंग की लेंथ के लॉन्ग सेम होगी एंड दैट विल बी √3u/4। ये कैसे निकाला, मोमेंटम कंजर्वेशन से। ये कैसे निकाला, तो मैंने कहा कि सारे इंपल्सिव फोर्स इसी लाइन के लॉन्ग आए, तो इस लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। और VA इक्वल टू VB क्यों कहा, क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, दिस इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, और ये सिमिलर टू E इक्वल टू 0 है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? It is a question of perfectly inelastic collision and oblique collision. ये स्ट्रिंग वाली ही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो होता है, मैंने बताया था व्हाट इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जिसके लॉन्ग कोलिजन के फोर्सेस या इंपल्सिव फोर्सेस आते हैं, वो होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? नहीं, इनइलास्टिक कोलिजन है वो, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते पता है? क्योंकि स्ट्रिंग जब अचानक से झटके से टाइट होगी ना, तो उस झटके की ड्यूरिंग स्ट्रिंग के अंदर जो डिफॉर्मेशन वगैरह आती है, उसमें एनर्जी का लॉस होता है ना। तो यहाँ पे अपन एनर्जी कंजर्वेशन यूज नहीं कर सकते। आपसे पूछा जाए तो आप लॉस ऑफ एनर्जी बता भी सकते हो, यू कैन कॉल कैलकुलेट एनर्जी लॉस। बताओ जरा, सॉल्व करो, कैलकुलेट लॉस इन एनर्जी, कैलकुलेट लॉस इन एनर्जी, कैलकुलेट लॉस इन एनर्जी, इसी क्वेश्चन में कैलकुलेट लॉस इन एनर्जी, एनर्जी में लॉस बताइए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mu², फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mva² प्लस हाफ mvb² प्लस u/2²। ये उसकी स्पीड का नेट स्क्वायर है, तो एक ही बात हो गया, हाफ m हर जगह से कॉमन आ गया, तो ये हाफ m कॉमन आ गया, ये बचा अपने पास u², va² इक्वल टू vb² है और उसकी वैल्यू है √3u/4, तो ये अगर u² माइनस 3u²/16 माइनस 3u²/16 माइनस u²/4। VA VB इक्वल है, तो VA की वैल्यू रख दी, उसका स्क्वायर कर दिया, कितना आ रहा है ये, 4 3 7 3 10, 10 आ रहा है ना। हाफ m6u²/16, मतलब वो उधर 3 जाएगा, 3mu²/16, दिस इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सही निकाला क्या? चेक कर लो कैलकुलेशन जल्दी।
सही है क्या? फिर एक ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, ये आईआईटी 2008 में आया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन है, बहुत ही सिंपल कॉम्प्रिहेंशन है, बट क्वेश्चन को सॉल्व वही कर सकता है जिसको एग्जैक्टली पता हो चीजें, है ना, वरना अपन फंस जाएंगे, है ना। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट कोलिजन के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो क्वेश्चन में ऐसा कह रखा है, अगर सब लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा तो अच्छे से, कि एक ब्लॉक को यहाँ से रिलीज किया है, वो ब्लॉक पहले 60 डिग्री वाले इंक्लाइन प्लेन पे आया है, फिर अचानक से वो 60 से 30 वाले प्लेन पे आ गया है, अचानक से यहाँ झटका आ रहा है, तो इट इज सिमिलर टू अ कोलिजन। यहाँ पे उसकी कुछ टक्कर हो रही होगी, मतलब उसकी सेकेंड इंक्लाइन से एक्चुअली टक्कर हो रही है यहाँ पे, और टक्कर के बाद वो ऐसे स्लाइड होगा। तो आपसे कुछ बातें पूछी गई हैं, जैसे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक्स द सेकेंड इंक्लाइन, मतलब ए से बी पे जैसे ही ये इंक्लाइन 1 से इंक्लाइन 2 पे गया, तो इंक्लाइन 2 पे जाने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। और अपने को पहले मानना है कि एज्यूम दैट कोलिजन इज कंप्लीटली इनइलास्टिक, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब सेकेंड इंक्लाइन को लीव करने वाला है पॉइंट सी पे, यहाँ पे स्पीड क्या होगी। तो एक तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे निकाल लिया तो यहाँ से यहाँ आना बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ से तो सिंपल अपने को काइनेमेटिक्स या एनर्जी कंजर्वेशन लिख लेंगे। और फिर तीसरा है कि हमसे कहा गया है कि अगर ब्लॉक और इसके बीच का कोलिजन इलास्टिक हो, जो कॉम्प्रिहेंशन में कहा गया था परफेक्टली इनइलास्टिक हो, तो थर्ड क्वेश्चन में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि अगर ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो तो जस्ट उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो। तो अपन यही तीनों क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहले दो क्वेश्चन में तो हमसे ये कहा गया है कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है। पहले काम करते हैं, ये कुछ डायमेंशंस निकाल लेते हैं। ये √3 है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो आप ये हाइट निकालोगे टेन थीटा की हेल्प से, तो टेन थीटा 1060 मतलब √3 इज इक्वल टू h/√3, है ना। 1060 इज √3 इक्वल टू h/√3, तो यहाँ इस h1 की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। और यहाँ से निकालोगे तो ये हाइट भी 3 मीटर आ रही है शायद, है ना। क्यों? क्योंकि ये बेस लेंथ अपने को पता है, ये हाइट निकाल सकते हो ना। तो ये इसको मैं अगर h2 लिखूं, तो ये छोटा वाला नीचे वाला ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसके अंदर आप लिख सकते हो कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h2 अपॉन 3√3। तो tan 30 होता है 1/√3, फिर से कैंसिल हुआ तो h2 भी कितना आ गया 3 मीटर, ये हाइट भी 3 मीटर है, तो ये पता चल गया मुझे, है ना। अच्छा, कोलिजन के ठीक पहले, मतलब इंक्लाइन 1 जब ये लीव करने वाला होगा, उसके ठीक पहले इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, जस्ट बिफोर द कोलिजन। यहां अगर मैं इसकी स्पीड u मानूं, तो इस u की वैल्यू तो आप लिखोगे सर u इक्वल टू होगा √2gh1 डायरेक्ट, तो √2 इंटू g इंटू h1 इज 3, तो √60, मतलब जब वो इंक्लाइन 1 से इंक्लाइन 2 पे जस्ट जाने वाला है तो उसकी स्पीड है √60 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे ये पूछा है कि इंक्लाइन 2 पे जाने के ठीक बाद उसकी स्पीड क्या होगी, है ना। तो कोलिजन के क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बेटा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या होती है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। हमसे कहा गया है कि कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। परफेक्टली इनइलास्टिक कहने का मतलब है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इसकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाती है। याद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज जीरो, मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो है। तो मुझे ये बात पता है कि कोलिजन के बाद जो ये ब्लॉक है, मैं कोलिजन के बाद जो ये ब्लॉक है ये कुछ ऐसे जाएगा, इसके अलोंग ही जाएगा, ये मुझे पता है। दिस इज वेलोसिटी v, कि कोलिजन के बाद या जब वो इस इंक्लाइन प्लेन पे आ जाएगा तो ये ब्लॉक बिल्कुल इसी इंक्लाइन प्लेन BC पे जाएगा। इसका मतलब ये जो BC लाइन होगी ना बेटा, ये उस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर लाइन होगी। इस चीज को समझिए कि दिस BC लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट।
क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग तो बीसी इंक्लाइन प्लेन के साथ कोई मोशन हो ही नहीं सकती। अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कोई मोशन नहीं होगी, इसका मतलब ये लाइन उसके परपेंडिकुलर है। और इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगी, तो दिस विल बी, जो बीसी पे इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा, दिस विल बी लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक्चुअली। जब टक्कर होगी बी वाले पॉइंट पे तो ये होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब जो भी इंपल्सिव फोर्सेस आएंगे वो इसी लाइन के अलोंग लगेंगे। इसके अलोंग ब्लॉक की कोई वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन मूव कर रहा है। इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कोई मोशन नहीं हुई, इसीलिए यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। यहां तक कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। बस क्वेश्चन हो गया। ये बात जिसने समझ ली उसका क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया? पहले बेटा वो इस लाइन के लॉन्ग आ रहा था, ए बी इंक्लाइन के लॉन्ग, किसी यू स्पीड से। यू हम जानते हैं, है ना। तो हम तो जानते हैं कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वाली वेलोसिटी चेंज होगी और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। दिस एंगल विल बी 30 डिग्री बाय ज्योमेट्री, है ना। आप निकाल सकते हो, ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री। इनिशियल वेलोसिटी का इस इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल। तो आप कहोगे कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट विल नॉट चेंज। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है? जो इंक्लाइन बीसी के लॉन्ग वेलोसिटी है। तो पहले की वेलोसिटी मतलब u cos 30, ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट पहले, इज इक्वल टू v। तो बस क्वेश्चन हो गया। सो v इज इक्वल टू u cos 30, u आपको ऑलरेडी दे रखा है √60, √60 इज इक्वल टू √3/2, ये आ गया √180/4, मतलब ये आ गया बेटा √45 मीटर पर सेकेंड। पूरी कहानी ये सोचने की थी कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट किधर होगा। तो क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक दे रखा है, तो हम यहां से पहचान सकते हैं कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि मोशन बीसी इंक्लाइन प्लेन पे ही होगी। इसका मतलब बीसी इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है ब्लॉक का इंक्लाइन प्लेन से, मतलब दैट इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और इनिशियली ये इसी लाइन पे आ रहा था, ए बी वाली लाइन पे, तो इस लाइन से इस लाइन पे गया है। तो हम मैंने वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर था वो सेम रह गया। तो ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट करना बहुत ही सिंपल है। ये अपने को पता चल गया कि टक्कर के ठीक बाद इसकी वेलोसिटी √45 है, तो यहां पहुंचने में वेलोसिटी क्या होगी? 3 मीटर नीचे आना है। दूसरा क्वेश्चन काफी सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 सीधा वन लिख सकते हैं, v² इक्वल टू u² प्लस 2gh। So what is u square? It is 45 plus 2 into g into h. So it is under √1. C point पे वेलोसिटी 105, ये रहा आंसर। और अब तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर मैं ये मान लूं कि कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन इज कंप्लीटली इलास्टिक, मतलब E इक्वल टू 1 है, then the vertical upward component of the velocity at the block at point P immediately after it strikes the second incline. तो अगर मैं कोलिजन को कंप्लीटली इलास्टिक मान लूं, फिर भी बेटा लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो आप सोच के देखो, जो ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन है वो सब सेम है। मतलब जो भी टक्कर होगी वो इसी लाइन के लॉन्ग होगी, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो सेम रहेगा। तो आपसे कहा गया है कि अगर ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे? या तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, है ना। वर्टिकल अपवर्ड मतलब ऊपर वाले को पॉजिटिव माना है, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ये एंगल 60 का है, ये एंगल 30 का। कंसेप्ट तो वही है, पूरे क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, वो था लाइन ऑफ इम्पैक्ट ढूंढना। पहले की वेलोसिटी मुझे पता है, √60 है इस तरफ, पहले की वेलोसिटी इधर की तरफ √60। अब टक्कर की बात करनी है। टक्कर आपको पता है, दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो कोलिजन के पहले
ये वाला कंपोनेंट आपने निकाला ही सही, कितना आया, √45 मीटर पर सेकेंड। और ये कंपोनेंट u sin 30 मतलब ये आ गया √15। दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज बिफोर कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या होगा देखना ध्यान से, यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना। तो कोलिजन के बाद मैं उसको वहीं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी तो एज इट इज रहेगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो ये कंपोनेंट पलट जाएगा। √15 लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग E इज इक्वल टू 1, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जितना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था उतना ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन था। इसका मतलब ये जो वेलोसिटीज है ये कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज। मुझसे ये पूछा है कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लो भाई। ये रही आपकी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री। वर्टिकल कंपोनेंट निकालो। आपको पता है कि जो √15 वाली वेलोसिटी है ये यहाँ के साथ 60 डिग्री के एंगल पे है, और ये जो √45 वाली वेलोसिटी है ये यहाँ के साथ 30 डिग्री के एंगल पे है। वर्टिकल कंपोनेंट कीजिए दोनों के। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट पहले वाले का क्या होगा, √15 sin 60, तो √15 sin 60, sin 60 √3/2, तो ये आ गया √45/4, पूरा अंदर ले लिया। और इसका ये कंपोनेंट √45 का sin 30, तो इट इज √45 इंटू sin 30, मतलब √45/4, ये भी आ गया। आपको अगर दिख रहा हो तो ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो वर्टिकल वेलोसिटी नेट 0 होगी। सो आंसर इज सी, है ना। तीसरे पार्ट में क्या किया मैंने, सिंपल मैंने कहा इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन के बाद क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। या मैं सिंपल कहूँ कोई चीज E = 1 से टकराई तो जितने से आई थी उतने से ही वापस जाती है। √15 से आई, टक्कर के बाद √15 से वापस चली गई। ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जितने से आई थी उतने से ही वापस चली गई। खत्म क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन थे। आप सोच के देखो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, टू आइडेंटिफाई लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कोई डाउट हो किसी को तो पूछिए। जिन लोगों ने भी ट्राई किया होगा उनसे कोई मिस्टेक हुई होगी, उनको कुछ सीखने को मिला होगा, और जिन्होंने ट्राई नहीं किया होगा उनको फील आएगी ठीक तो है, इसमें क्या दिक्कत है, आसान था, है ना। बट जिन्होंने ट्राई किया होगा ऑनेस्टली उनको समझ आया होगा कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, गलत हुआ उससे दिक्कत नहीं है, सही हो जाना चाहिए। गलत होने में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करने में प्रॉब्लम है। गलत होना इज नॉट द प्रॉब्लम। गलत करोगे सीखोगे सही हो जाएगा, नहीं करोगे कभी सीखोगे ही नहीं। चलिए आज का टॉपिक है अपना सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, वेरिएबल मास सिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होता है कि सिस्टम में कोई मास ऐड हो रहा होता है या सिस्टम से कोई मास रिमूव हो रहा होता है। ठीक है, व्हाट इज वेरिएबल मास सिस्टम, मतलब सिस्टम का मास वेरी हो रहा हो। ऐसा कैसे होगा, या तो हम उसमें से कुछ मास रिमूव कर रहे होंगे कंटिन्यूअसली, या हम उसमें से कुछ मास ऐड कर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए रॉकेट, आप सोच के देखो जब रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट प्रोपल्शन, तो इसके अंदर क्या होता है कि गैसेस बहुत ही तेजी से इजेक्ट होती हैं। गैसेस इजेक्टेड, हाई स्पीड से गैस इजेक्ट होती है जिसके कारण ये ऊपर जाता है। एक एग्जांपल ये हुआ। दूसरा और भी एग्जांपल आप सोच सकते हो। एक एग्जांपल तो अपन बचपन में करके देखते भी हैं, ये बलून है, बिल्कुल वैसा ही एग्जांपल है ना। इसमें एयर फिल कर रखी थी और इसका मुंह बंद कर रखा था, अचानक से बलून का मुंह खोल दिया, क्या होगा, बहुत तेजी से एयर बाहर निकलती है और बलून आगे जाता है। मानते हो, मोशन ऑफ बलून। अरे बोलो भैया, कितनी शानदार शानदार चीज सिखा रहा हूँ तुम्हें जीवन में, देख रहे हो, बलून से हवा निकलने वाली मोशन, ऐसे रॉकेट लॉन्च करने वाली मोशन। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं वेरिएबल मास के। जैसे
एक कोई ट्रक हो, है ना, इसमें मान लो कभी तुमने अगर ट्रक की लोडिंग होती देखी होगी, वैसे तुमने शायद ये चीज़ नहीं देखी होगी, कभी किसी इंडस्ट्री वगैरह में जाओगे तो ट्रक या ट्रेन में से हॉपर से लोडिंग हो रही होती है, इसमें कुछ सैंड या कुछ कंक्रीट होता है, वो इसमें से लोड हो रहा होता है, इसको हॉपर बोलते हैं, इसमें ट्रक में ऐसा लोड हो रहा होता है। कभी तुमने स्टेशन से गए होगे तो मालगाड़ियां देखी होंगी, तो क्या तुमने उसमें देखा है कि पूरे में कंक्रीट होता है भरा हुआ या पूरे में वो बजरी भरी होती है? तो वो कैसे मैनुअली लोड किया जाता होगा क्या? नहीं, पता है सिस्टम क्या होता है कि ना पूरी की पूरी ट्रेन होती है, मान लो ये ट्रेन, यहाँ पे अपने पास एक हॉपर होता है, इसमें खूब सारी वो जो भी चीज हमें लोड करनी है खूब सारी भरी होती है ना। इसके नीचे ये ट्रेन आती है, यहाँ फिल हुआ, ये डब्बा भर गया, फिर ट्रेन आगे गई, फिर नेक्स्ट डब्बा आ गया इसके नीचे, ऐसे करके एक एक करके डब्बा इसके नीचे आता जाता है, फिल होता जाता है। कहानी समझ रहे हो? एक जगह वो हॉपर फिक्स है, हॉपर के नीचे एक एक करके साइड कोच आ रहे हैं और उसको फिल किया जा रहा है। तो ये भी है, इसमें मास ऐड कर रहे हैं। एक और अच्छा सिस्टम है कि ऐसा ही कुछ हो, कार्ट वार्ट हो, इसमें यहाँ एक होल हो, है ना, और इससे यहाँ से सैंड निकल रही हो, है ना, इससे यहाँ से सैंड बाहर आ रही हो, मतलब उसके बॉटम में एक छेद हो, उससे सैंड बाहर आ रही हो। या फिर मान लो जो पानी का टैंकर जाता है ना, आपने कभी देखा होगा कि हाईवे के साइड में जो बहुत सारे प्लांट लगाए जाते हैं उसमें बहुत बार टैंकर से पानी डालते हैं, तो इस तरह से वो भी वेरिएबल मास सिस्टम है, टैंकर से उसमें पानी डालते जा रहे हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम। तो वेरिएबल मास सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि इसमें मास वेरी करेगा, जिसमें कि मास क्या होगा, मास विल बी वेरिएबल। ठीक है, मतलब मास कंटिन्यूअसली सिस्टम से बाहर जा रहा होगा या मास कंटिन्यूअसली सिस्टम में ऐड हो रहा होगा। ठीक है, चलो तो इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो इन सारे क्वेश्चंस में आप एक चीज अगर ऑब्जर्व करके देखो, इन सारी सिचुएशंस में यहाँ पे जैसे ये गैस तेजी से बाहर निकलती है, इस रॉकेट पे एक ऊपर की तरफ फोर्स आता है, थ्रस्ट फोर्स। यहाँ पर भी जैसे ये गैस यहाँ से बाहर निकलती है, रॉकेट पे इस तरफ एक थ्रस्ट फोर्स आता है, यहाँ पे वो फोर्स इसको रोकता है, चलिए ये फोर्स यहाँ पीछे आता है और वो फोर्स यहाँ भी आता है। तो इन सारे केसेस में आपको फील होगा कि इस मास के पीछे छूटने की वजह से कोई ना कोई फोर्स आ रहा है इस पे, है ना। तो उसी फोर्स की हम स्टडी करने वाले हैं, उसे थ्रस्ट फोर्स कहने वाले हैं, दैट इज नोन एज थ्रस्ट फोर्स। कि थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द फोर्स इन अ वेरिएबल मास सिस्टम। कि सिस्टम का मास वेरी कर रहा है तो उस वेरिएबल मास की कंडीशन के कारण सिस्टम पे क्या फोर्स आएगा, इसी को हम स्टडी करेंगे और फिर उस पर बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड टाइप के सवाल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भाई होगा क्या, है ना। तो मान लेते हैं एक सिंपल सा कोई रॉकेट का ही क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो ठीक है, मान लो ये एक रॉकेट है, ये पहले रेस्ट पे था, या रेस्ट पे नहीं मानते हैं, चलो एक जनरल सा केस लेते हैं कि एक रॉकेट है जिससे मास इजेक्ट हो रहा है u से, एंड व्हाट इज u, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, relative velocity of ejected mass with respect to rocket। एक रॉकेट है जिससे u स्पीड से मास रिजेक्ट हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, और ये रॉकेट अभी कुछ v स्पीड से जा रहा है ना। रॉकेट का मास m है एंड रेट ऑफ मास इजेक्शन या मास इजेक्शन रेट, मास इजेक्शन की रेट वो मैं लिख रहा हूँ dm/dt, मतलब मास किस रेट से बाहर आ रहा है, समथिंग kg मीटर पर सेकेंड की रेट से, है ना। तो हमें ये बताना है कि इस पे थ्रस्ट फोर्स कितना आ रहा होगा, है ना। रॉकेट v स्पीड से जा रहा है, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस इंस्टेंट पे रॉकेट की स्पीड v है, रॉकेट का मास m है, इस पे पीछे की तरफ से ये u स्पीड से बाहर आ रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास
विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ये इसके रिस्पेक्ट में ही क्यों लिया, क्योंकि जनरली इसी के रिस्पेक्ट में लिया जाता है ना। और अभी अपन मान रहे हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स। जस्ट अपन एक कैलकुलेशन करके देखने वाले हैं कि ये रिलेशन क्या आएगा फोर्स का। तो आपसे पूछा गया फाइंड thrust force on the rocket due to this ejection. Find thrust force on the rocket due to this ejection. आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया कि मैंने क्या कहा कि एक रॉकेट है, अभी उस इंस्टेंट पे उसका मास m है, ये मास चेंज होगा जो m लिखा है, ये अभी v स्पीड से जा रहा है और इससे गैसेस पीछे u स्पीड से तेजी से बाहर निकल रही हैं और उनके निकलने की रेट है dm/dt। ये जनरली कांस्टेंट दिया होता है। तो हमसे पूछा है कि बताओ इस पे कितना फोर्स आगे आ रहा होगा रॉकेट पे, और वो फोर्स क्यों आ रहा होगा, गैसेस के पीछे निकलने के कारण, एक तरह से थ्रस्ट आ रहा होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको समझ में आया, मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूं और क्या दिया हुआ है, जल्दी बताओ। ठीक, अच्छा अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या रॉकेट गैस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्या रॉकेट गैस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा? रॉकेट गैस को सबको एक साथ सिस्टम मान लिया, क्या रॉकेट गैस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बिल्कुल यही करेंगे कि रॉकेट गैस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ध्यान से सुनना, फिर अपन यहां से जो डेरिवेशन से रिजल्ट निकालेंगे उसको ध्यान रखेंगे। तो मान लेते हैं कि मैं एक बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल मान रहा हूं, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। ये भी कोई टाइम टी है जहां की कहानी दे रखी है ना, जब ये गैस इसके थ्रू ऐसा यू स्पीड से बाहर आ रही थी, और ये कुछ टाइम t प्लस डी टी की कहानी है, ये कुछ t प्लस डी टी की कहानी है। इस t प्लस डी टी में कुछ मास बाहर जा चुका होगा, यहां पे अगर मास m है तो इतने से टाइम में कुछ ना कुछ मास बाहर जा चुका होगा। t टाइम पे कुछ थी कहानी, मैंने एक टाइम माना t प्लस डी टी, इसमें एक गैस का एक पार्ट मान लेते हैं बाहर आ गया है ना, इसका मास है dm, dm गैस बाहर आया तो रॉकेट का मास बचा है m माइनस डी एम। कितना बचा है? m माइनस डी एम। ठीक है, अपने को ये दे रखा है कि ये रॉकेट के रिस्पेक्ट में u वेलोसिटी से जा रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में u थी, तो रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ेगी। तो रॉकेट पहले v वेलोसिटी से जा रहा था, तो रॉकेट की स्पीड बढ़ के हो जाएगी v प्लस डी वी। मान लिया कि रॉकेट की स्पीड इंक्रीज होकर क्या हो गई, v प्लस डी वी, क्योंकि रॉकेट पे आगे की तरफ फोर्स आया। ये रॉकेट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड u से जा रहा है, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू u। तो अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड लिखना चाहता हूं तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो इस गैस मास की स्पीड आएगी दैट विल बी u, और इसकी स्पीड ऐड कर दीजिए, ये मैंने लेफ्ट की तरफ माना है गैस की स्पीड, तो u माइनस वी माइनस डी वी। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ डीएम गैस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। एक बार जो जो टर्म मैंने लिखा उसको फिर से देख लेते हैं कि मैंने मान लिया कि t इक्वल टू टी पे रॉकेट का मास m था, वो v वेलोसिटी से जा रहा था। t से t प्लस डी टी टाइम तक, मतलब dt इंटरवल के लिए इसने एक dm गैस बाहर की तरफ फेंक दी जो रॉकेट की रिस्पेक्ट में u से जा रहा है। इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि पीछे की तरफ गैस गई है, तो इस पर आगे की तरफ फोर्स आ जाएगा कुछ, तो इसकी स्पीड बढ़ गई, v प्लस डी वी हो गया। ये इसके v प्लस डी वी के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ u से जा रहा था, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो इसकी स्पीड आएगी ये आएगी u माइनस वी माइनस डी वी। कैसे? रिलेटिव वेलोसिटी से, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी। तो वी ए बी इक्वल टू इसमें से ये वेलोसिटी माइनस करेंगे क्योंकि ऑपोजिट में है, तो एक्चुअली ये u माइनस वी माइनस डी वी, तो ये आ गई इसकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये मैंने पूरी टर्म लिख दी है ना। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब मैं कह रहा हूं कि ये पहले की कहानी और ये बाद की कहानी, इस dt टाइम में आप कहोगे सर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो बस वही लिख दो
इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम mv है ना, और फाइनल मोमेंटम देखना m माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी, ये बचे हुए रॉकेट का मोमेंटम, और माइनस, माइनस क्यों किया, क्योंकि वो ऑपोजिट में जा रहा है, डी एम इंटू यू माइनस वी माइनस डी वी, ये दूसरे का मोमेंटम। राइट हैंड साइड वाले को जरा सिंप्लीफाई कीजिए, ये बच रहा है आपके पास एम वी माइनस डी एम इंटू वी प्लस एम डी वी माइनस डी एम डी वी, ये पहले टर्म को ओपन किया, माइनस दूसरे टर्म को ओपन कर रहे हैं, दिस इज डी एम इंटू यू माइनस डी एम इंटू वी माइनस डी एम डी वी, ये दूसरी टर्म को ओपन किया है ना। अब अगर आप ध्यान से देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो एम वी से एम वी कैंसिल होगा, ये माइनस डी एम डी वी बनेगा, और ये माइनस माइनस प्लस होके ये डी एम डी वी की टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, और ये माइनस डी एम वी और ये प्लस डी एम वी भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास एम डी वी माइनस डी एम इंटू यू इक्वल टू 0। क्या बचा अपने पास, एम डी वी माइनस डी एम इंटू यू इक्वल टू 0, ये टर्म बची है अपने पास, और यहां से अपने पास आ रहा है बेटा एम डी वी इज इक्वल टू डी एम इंटू यू, दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर दो, सो इट इज एम डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी टी इंटू यू। व्हाट इज एम, एम था उस इंस्टेंट पे मास, एंड व्हाट इज डी वी अपॉन डी टी, दिस इज एक्सेलरेशन, तो ये क्या लिखा हुआ है, उस इंस्टेंट पे मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यू डी एम अपॉन डी टी, और बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, तो ये जो इस पे थ्रस्ट फोर्स आया जिसको अपन कह रहे हैं, ये यही फोर्स आ रहा है वेरिएबल मास के कारण, थ्रस्ट फोर्स, दिस इज यू डी एम अपॉन डी टी। व्हाट इज डी एम अपॉन डी टी, rate of mass change, and what is u, rate at which तो मैं ये बता रहा था कि थ्रस्ट फोर्स आ रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स क्या आया, u dm अपॉन dt। व्हाट इज u, रेट एट विच मास इज बीइंग इजेक्टेड,
जिस रेट से मास इजेक्ट हो रहा है, ठीक है, रेट एट विच मास इज बीइंग इजेक्टेड। और dm अपॉन dt क्या था, व्हाट इज dm अपॉन dt, रेट ऑफ मास चेंज। इसी को अपन ऐसा वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि थ्रस्ट फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू v रिलेटिव इनटू dm अपॉन dt। dm अपॉन dt क्या है, मास के इंक्रीज या डिक्रीज होने की रेट। v रिलेटिव क्या है कि उस जिस बॉडी को अपन सॉल्व कर रहे हैं उस बॉडी के रिस्पेक्ट में मास किस रेट, किस रिलेटिव वेलोसिटी से ऐड या किस रिलेटिव वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है। अभी अपने स्टेप्स के फॉर्म में इसको लिखेंगे, है ना। तो ये अपना पूरा वेरिएबल मास सिस्टम का एक डेरिवेशन था। ये डेरिवेशन इन जनरल बहुत काम का नहीं है, ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि थ्रस्ट फोर्स रिलेटिव dm अपॉन dt होता है। कुछ पूछना हो तो बताइए। पूरी चीज देखो ध्यान से, यहाँ कैलकुलेशन करी है मैंने, है ना, सिंपल सी कैलकुलेशन है। थ्रस्ट फोर्स क्या आया, क्या वैल्यू आई थ्रस्ट फोर्स की, तो अपने को थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू मिली, थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वी रिलेटिव इनटू dm अपॉन dt। और ये थ्रस्ट फोर्स इस रॉकेट पे यहाँ आगे की तरफ जा रहा था, लग रहा था। व्हाट इज वी रिलेटिव, वो भी अपन ने सीख लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखा रहा हूँ वेरिएबल मास के, उसको ध्यान से सुनिए। स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ वेरिएबल मास। पहला, ड्रॉ FBD of the main body, जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ड्रॉ FBD of the main body with all the forces, with all the forces and assume a general velocity v for that body। कि मान लिया उस इंस्टेंट पे वो जनरल वेलोसिटी v से जा रहा है। ड्रॉ FBD ऑफ द मेन बॉडी विथ ऑल द फोर्सेस एंड एज्यूम ए जनरल वेलोसिटी ऑफ द v फॉर दैट बॉडी एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, है ना। सारे फोर्स ड्रॉ कर लो। सेकेंड, ऑल्सो ड्रॉ थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स भी ड्रॉ करो। अब ये थ्रस्ट फोर्स कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना, तो डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स सुनना ध्यान से। मैंने क्या कहा, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, v रिलेटिव इंटू dm अपॉन dt। तो अगर v रिलेटिव पॉजिटिव है, सॉरी dm अपॉन dt पॉजिटिव है, dm अपॉन dt इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब मास इज इंक्रीजिंग, मास इज इंक्रीजिंग, तो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ v रिलेटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ v रिलेटिव। अगर मास बढ़ रहा है तो थ्रस्ट फोर्स v रिलेटिव के पैरेलल होगा, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेटा dm अपॉन dt भी पॉजिटिव है क्योंकि मास इंक्रीज हो रहा है और थ्रस्ट फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। तो अपन थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू v रिलेटिव इंटू dm अपॉन dt, है ना। ये उसका मैग्नीट्यूड लिखा, v रिलेटिव इंटू dm अपॉन dt, और ये उसकी डायरेक्शन लिखी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सिंपल, आप ये वेक्टर रिलेशन देखो तो यहां से सब पता चल जाता है। ये थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला है v रिलेटिव dm अपॉन dt। तो अगर मास बढ़ रहा है मतलब dm अपॉन dt पॉजिटिव है, तो थ्रस्ट फोर्स वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी के पैरेलल आएगा। वही लिखा है मैंने, वो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन। एंड व्हाट इज दिस रिलेटिव वेलोसिटी, कि वो मास जो ऐड या सेपरेट हो रहा है उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मेन बॉडी। एंड अगर dm अपॉन dt नेगेटिव है,
ये एग्जैक्टली समझ आएगा जब भी मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। dm अपॉन dt निगेटिव मतलब मास इज डिक्रीजिंग। अगर मास डिक्रीज हो रहा हो तो dm अपॉन dt निगेटिव है, तो इसका मतलब थ्रस्ट फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी इज ऑपोजिट टू v रिलेटिव। और इसकी जो वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना, मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट में जो मैग्नीट्यूड लिखोगे आप, दैट विल बी v रिलेटिव इनटू माइनस dm अपॉन dt। माइनस क्यों? क्योंकि बेटा dm अपॉन dt अपने आप में एक निगेटिव नंबर है या निगेटिव वैल्यू है, तो मैंने उसको मैग्नीट्यूड वाइज, मुझे एफ थ्रस्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसलिए मैंने dm अपॉन dt का एक माइनस लगा दिया, क्योंकि dm अपॉन dt निगेटिव था। मान लो वो आ रहा है -5, तो मैंने उसके आगे एक माइनस लगा के उसको +5 कर दिया, क्योंकि dm अपॉन dt निगेटिव था और मुझे थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। डायरेक्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अगर dm अपॉन dt पॉजिटिव है, मास इंक्रीज हो रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगाएंगे और थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होगी वी आर dm अपॉन dt। और अगर मास डिक्रीज हो रहा है तो वो अपोजिट में लगाएंगे, वैल्यू होगी वी आर माइनस dm अपॉन dt। बात एक ही है, ले देखिए ये बात है। एंड व्हाट इज वी आर? वी आर इंपॉर्टेंट है, वी रिलेटिव रेट एट विच मास इज बीइंग, नहीं ये रेट नहीं है, ये मैंने उस पावर कट के चक्कर में गलत लिख दिया। ये जो है ना, ये जो u लिखा था मैंने, u यहाँ वाला u या यहाँ वाला v रिलेटिव, ये क्या है ध्यान से देखो, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास being added or removed with respect to main body, with respect to main body, main body के रिस्पेक्ट में जिस स्पीड से, जिस रिलेटिव स्पीड से मास ऐड या रिमूव हो रहा है वो है ये। अभी क्वेश्चंस करेंगे, उसके थ्रू मैं आपको ये समझा रहा हूँ। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, अगले क्वेश्चन से पहले, वही रॉकेट वाला सवाल है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ये रॉकेट है, इनिशियली एट रेस्ट, initially at rest in gravity free space, कोई ग्रेविटी नहीं है, क्या कर रहा हूं, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर एक रॉकेट जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है। इसका मास m0 है, मास ऑफ द रॉकेट इज m0, m0 इज इनिशियल मास, initial mass. If gas is ejected with constant relative velocity v, if gas is ejected with constant relative velocity v at a rate mu kg per second, ये मास इजेक्शन की रेट दे रखी है। if gas is ejected with constant relative velocity v at a rate mu kg per second, find speed of rocket आफ्टर टाइम t टाइम के बाद रॉकेट की स्पीड बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया कि रॉकेट है, इनिशियली एट रेस्ट पे था, इसको हम लॉन्च करने वाले हैं, इसका मास m0 है, अचानक से इंजन चालू किया, म्यू केजी पर सेकेंड के रेट से गैस बाहर निकल रही है और गैस रॉकेट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी v से निकल रही है। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ t टाइम के बाद रॉकेट की स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको कि रॉकेट रखा हुआ है, अभी इस क्वेश्चन में ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आगे एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें मैं ग्रेविटी भी ले लूंगा, ठीक है।
रॉकेट को अपने को लॉन्च करना है, म्यू केजी पर सेकेंड के हिसाब से वो मास बाहर फेंकेगा, उसका इनिशियल मास एम नॉट है और वो रॉकेट से मास v वेलोसिटी से बाहर जाएगा। तो हमें बताना है कि t टाइम के बाद रॉकेट की स्पीड क्या होगी। बोलो। डन। अब देखो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, जो बातें सिखाई वही मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में करूंगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले रॉकेट का एफबीडी बनाते हैं एक जनरल टाइम पे, है ना। एक जनरल टाइम है, मान लेते हैं उस टाइम पे रॉकेट v वेलोसिटी से जा रहा है। अब सुनना, इस पे और तो कोई फोर्स है नहीं, क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो mg को ड्रॉ नहीं करना है, और तो कोई फोर्स ही नहीं है। ये v रिलेटिव से बाहर जा रहा है, v रिलेटिव, इसको vr लिख दो, है ना। vr से ये गैस बाहर जा रही है, ठीक है। इस पे थ्रस्ट फोर्स ऊपर आएगा, क्यों? क्योंकि आप सोच के देखो, मास कम हो रहा है, तो मैंने कहा ना, इफ मास इज डिक्रीजिंग dm/dt इज नेगेटिव, थ्रस्ट फोर्स इज ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर ये vr इधर की तरफ इजेक्ट हो रहा है, तो इस पे थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, और इस थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होगी v रिलेटिव इंटू माइनस dm/dt। माइनस dm/dt क्यों? क्योंकि वो उसका मैग्नीट्यूड के टर्म में अपन लिखेंगे, इस इज माइनस dm/dt, है ना। ये बाहर निकलने की रेट अपने को पता है, तो बस ध्यान से देखिए, ये अपने को मालूम चल गया कि वी आर, एफ थ्रस्ट की वैल्यू ये है, वी और वी आर अपने को पता है। तो अगर मैं रॉकेट पे इक्वेशन लिखूं, तो आप लिखोगे नेट फोर्स ऑन द रॉकेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, dv/dt। ये नेट फोर्स कौन सा है? थ्रस्ट फोर्स ही तो है, सो इट इज माइनस वी आर dm/dt, यही थ्रस्ट फोर्स है, इज इक्वल टू m dv/dt, ठीक है। और इस dm/dt को ही मैं क्या लिख सकता हूं, सोचो, माइनस वी आर। अच्छा, इस टाइम पे रॉकेट का मास, एक मिनट, छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, सही लिखा था उसमें, सिर्फ मास की जगह ये m था ना, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m नॉट माइनस म्यू टी इंटू dv/dt, ऐसा लिखना चाहिए अपने को। और ये वी आर, वो माइनस वी आर इंटू ये म्यू लिखा हुआ है अपॉन m नॉट माइनस म्यू टी इंटू dv/dt। इसको सॉल्व कर लीजिए, dt वालों को एक साथ, बाकी सबको एक साथ, ये आ गया अपना dt अपॉन m नॉट माइनस म्यू टी इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाइए, माइनस वी आर, एक मिनट, dv अपॉन माइनस वी आर इंटू म्यू। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा, वैसे मैं ना इसको सीधा म्यू आर इंटू वी लिख सकता हूँ, एक मिनट, यहाँ ये माइनस यहीं कंज्यूम हो गया, यहाँ ये माइनस अपने को अब नहीं लिखना चाहिए, अब ये माइनस नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये माइनस dm/dt की वैल्यू ही अपने को दे रखी है कि मास इस रेट से जा रहा है, तो वो रेट अपने को दे रखी है। इसको सॉल्व करके जरा v का आंसर निकालिए, इसको सॉल्व करके जरा v का आंसर निकालिए, dt अपॉन m नॉट माइनस म्यू टी इज इक्वल टू dv अपॉन म्यू आर इंटू वी। इसको इंटीग्रेट कीजिए दोनों साइड, इसकी लिमिट 0 से t तक, इसकी लिमिट 0 से v तक, ज़्यादातर कॉन्स्टेंट्स हैं, तो यहाँ पे ये लिमिट आएगा ln m नॉट माइनस म्यू टी इंटीग्रेशन ln m नॉट माइनस म्यू टी अपॉन माइनस म्यू, टी के कोफिशिएंट से डिवाइड, 0 से t तक इज इक्वल टू, ये dv का तो v हो जाएगा, तो v अपॉन वी आर इंटू म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल होगा, माइनस को अंदर कंज्यूम किया जाएगा,
तो ये फाइनली सिंप्लीफाई होके अपना बन रहा है, इधर मैं कोने में लिख देता हूँ कि v अपॉन वी आर इंटू म्यू, म्यू कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस को अंदर कंज्यूम करें तो ये बचेगा ln m नॉट अपॉन m नॉट माइनस म्यू टी। तो यहाँ से v की वैल्यू आ रही है v इज इक्वल टू वी आर ln m नॉट अपॉन m नॉट माइनस म्यू टी, ये आ रहा है v इज इक्वल टू वी आर ln m नॉट माइनस म्यू टी। यहाँ पे देखो ये म्यू से म्यू कैंसिल होगा, माइनस को मैं अंदर लिमिट रखूं तो ये आना चाहिए m नॉट माइनस म्यू टी अपॉन m नॉट, मैंने माइनस अंदर ले गए लॉग में तो उसका रेसिप्रोकल आ गया। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v is equal to vr ln m naught minus m naught upon m naught minus mu t। कोई दिक्कत हो तो पूछिए, इंटीग्रेट करना है ना। रॉकेट का ही एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, सुनना ध्यान से। अब इसमें क्या है ना कि रॉकेट को यही ग्रेविटी के अंदर लॉन्च किया गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। इनिशियल स्पीड u है ना, इनिशियल मास m नॉट है, ये वापस रिलेटिव वेलोसिटी vr दे रखी है और ग्रेविटी है g डाउनवर्ड, है ना। ये t इक्वल टू 0 पे कहानी है कि t इक्वल टू 0 पे रॉकेट की स्पीड u है, रॉकेट का मास m नॉट है, गैस vr स्पीड से बाहर आ रही है और अपने को dm अपॉन dt मतलब गैस के इजेक्ट होने की रेट दे रखी है म्यू, कि गैस इतनी रेट से बाहर आ रहा है, रेट ऑफ इजेक्शन, रेट ऑफ इजेक्शन। या म्यू चलो नहीं देते हैं, इस बार म्यू रहने देते हैं, सिर्फ आपको ये दे देते हैं dm अपॉन dt या रेट ऑफ इजेक्शन इज कांस्टेंट, गैस इज इजेक्टेड एट कांस्टेंट रेट। आप चाहो तो म्यू मानना, चाहो तो उसको बाद में रख लेंगे, है ना। आपसे पूछा गया है फाइंड स्पीड ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम t। अच्छा, दोनों केसेस में अंतर समझ में आ रहा है। पिछले केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और ग्रेविटी एब्सेंट थी, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी भी है और ग्रेविटी भी है, दोनों फोर्सेस हैं, दोनों चीजें हैं। तो सिंपल क्या होगा कि यहाँ फोर्स की जगह एक टर्म और आएगी और लिमिट में u 0 से आगे तक लेना पड़ेगा। सबसे पहले अपन पहले स्टेप पे आ जाते हैं, रॉकेट का एफबीडी बना लेते हैं। रॉकेट का एफबीडी बनाए तो एक जनरल इंस्टेंट पे जब मैंने मान लिया अभी रॉकेट v वेलोसिटी से जा रहा है, दिस इज जनरल इंस्टेंट, और ये कुछ vr स्पीड से गैस फेंक रहा है और ये टाइम t इक्वल टू t है। इस टाइम पे रॉकेट का मास चेंज हो चुका होगा और रॉकेट का मास होगा m नॉट माइनस, अगर मैं मास के निकलने की रेट को म्यू मानूं तो उसको मैं m नॉट माइनस म्यू टी लिख सकता हूं। ये उस टाइम पे रॉकेट का मास है, m नॉट माइनस म्यू टी। टी टाइम के बाद रॉकेट का एक्सेलरेशन कुछ a होगा, है ना, और रॉकेट पे ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट फोर्स आ रहा होगा, रॉकेट पे ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट फोर्स आ रहा होगा और मैं इस थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू को लिख सकता हूं, थ्रस्ट फोर्स विल बी इक्वल टू v रिलेटिव इंटू dm अपॉन dt माइनस साइन के साथ, या फिर v रिलेटिव इंटू म्यू। ये थ्रस्ट फोर्स ऊपर आएगा, ये तो मुझे पता है, ये मैंने इस इंस्टेंट पे पूरी कहानी लिख दी। थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू v रिलेटिव इंटू माइनस dm अपॉन dt या v रिलेटिव इंटू म्यू, है ना। जो मैंने स्टेप 1 में कहा था कि रॉकेट का एफबीडी बनाएंगे, उस पर सारे फोर्सेस लिख देंगे। अच्छा, mg रह गया, mg नीचे की तरफ, नीचे रॉकेट पे mg मतलब m नॉट माइनस म्यू टी इंटू जी, इस फॉर्म में। ये रॉकेट का mg, ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स, ये पूरी कहानी। अब अगर मैं न्यूटन्स लॉ के इक्वेशन लिखूं इस पे तो क्या लिखूंगा कि थ्रस्ट फोर्स
माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, मतलब एम डी वी अपॉन डी टी। ये लिखना पड़ेगा, m इंटू थ्रस्ट फोर्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। अब एक काम करते हैं, इनकी वैल्यूज रख देते हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू वी आर माइनस डी एम अपॉन डी टी माइनस एम जी को क्या लिखूं मैं, अभी इसको चाहो तो एम जी रहने दो, एम से एम चाहेंगे तो अपन कैंसिल कर सकते हैं, एम जी इंटू एम डी वी अपॉन डी टी। आप इसको लिख भी सकते हो दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो सेम आएगा सॉल्व होके। इसको मैं उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डी टी अपॉन एम से, तो ये बनेगा अपने पास माइनस वी आर डी एम अपॉन एम, डी टी कैंसिल हो गया, एम उसमें गया, माइनस जी डी टी इज इक्वल टू डी वी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इस एक्सप्रेशन को मैंने इस फॉर्म में चेंज करके लिखा, थ्रस्ट फोर्स माइनस एम जी इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी। एम उस इंस्टेंट पे मास है, दिस इज एम, है ना। आप चाहो तो एम को एम नॉट माइनस म्यू टी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो कांस्टेंट ही है म्यू, तो मैंने उसे भी एम की टर्म में ही लिखा है। तो माइनस वी आर डी एम अपॉन डी टी माइनस एम जी इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी, है ना। और फिर मैंने क्या किया, इसको डी टी इंटू एम से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बच गया वी आर डी एम अपॉन एम, डी टी कैंसिल हो गया, माइनस एम जी अपॉन इंटू टी अपॉन एम, तो ये आ गया जी डी टी अपॉन दिस। ये एक क्वेश्चन बनी, इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इसी को मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। क्या आया ये, माइनस वी आर डी एम अपॉन एम माइनस जी डी टी इक्वल टू डी वी, ये लिखा हुआ है। दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, पहली चीज m की लिमिट m नॉट से m तक, है ना, और इसकी लिमिट t की लिमिट 0 से t तक, और v की लिमिट u से v तक। तो देखिए क्या बना, फर्स्ट टर्म में माइनस वी आर बाहर आया, डी एम अपॉन एम का इंटीग्रेशन एल एन एम, और लिमिट m नॉट से m तक, माइनस ये बचा gt, ये gt बचा, ये बचा v माइनस यू, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस वी आर, ये एल एन एम अपॉन एम नॉट था, तो मैं इसको प्लस करके इसको एम नॉट अपॉन एम लिख देता हूं, माइनस जी टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। तो यहां से v की वैल्यू आ रही है बेटा u माइनस जी टी प्लस वी आर एल एन एम नॉट अपॉन एम, और आप चाहो तो m को म्यू टी की टर्म में लिख दो, म्यू म्यू नहीं u माइनस जी टी प्लस वी आर एल एन एम नॉट, पहले का मास बाद का मास एम नॉट माइनस म्यू टी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे u इक्वल टू 0 और g इक्वल टू 0 रख दूं, तो वेलोसिटी का फंक्शन आना चाहिए v इज इक्वल टू वी आर एल एन एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी, जो अपना पहले क्वेश्चन का आंसर था। यहाँ एल एन वी इक्वल टू वी नॉट वी आर एल एन एम नॉट माइनस म्यू टी, क्योंकि यहाँ मैंने वही केस माना था जब इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और ग्रेविटी भी एब्सेंट है, और यहाँ पे अपन ने वो दोनों इफेक्ट ले लिए, तो भी रिजल्ट वही आया, है ना। और एक चीज सोच के देखो, सुनना मेरी बात, अगर मैं कहूं कि ये मास वेरिएशन नहीं लिया जाए, कोई मास वेरिएशन ना हो, ये टर्म 0 कर दो, देखो इफ नो मास वेरिएशन, अगर मास वेरिएशन नहीं होता तो वो म्यू वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा बेटा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। यही तो होता है अपने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन, है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और क्योंकि एम जी नीचे है वेलोसिटी ऊपर है, तो किसी इंस्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी, u माइनस जी टी। तो इस u माइनस जी टी के साथ ना एक एक्स्ट्रा एक टर्म आ रही है, ये वाली,
वी आर ln m नॉट अपॉन m नॉट माइनस म्यू टी। आप चाहो तो यहाँ पर भी m को रख सकते थे, बट वो फिर एक एक्स्ट्रा टर्म इतनी लेंदी से लिखनी पड़ती, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, उसको भी आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बस उसको dm के टर्म में लिख दिया और फाइनली m की वैल्यू रख दी, m नॉट माइनस म्यू टी, है ना। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर रॉकेट प्रोपल्शन, इक्वेशन फॉर रॉकेट प्रोपल्शन। कई बार सिर्फ ये पूछ लेते हैं, ये वाली टर्म, कई बार पूरी टर्म पूछ लेते हैं। बहुत सारे सिंपल सवालों में जो जेईई मेंस वगैरह में आते हैं, उसमें तो आपसे सिंपली थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू पूछ लेंगे कि रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा है किसी इंस्टेंट पे, बताओ थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, वी रिलेटिव डीएम अपॉन dt। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके मॉड्यूल में, मोस्टली यही दिए हुए हैं। सॉल्व एग्जाम्पल में ये आपको डिराइव करके दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको डेरिवेशन बताया, है ना। तो ये अपने को बस आइडिया होना चाहिए करना क्या है। सबसे बेसिक स्टेप ये है कि जिस बॉडी को सॉल्व कर रहे हैं उसका एफबीडी बनाइए, उस पर सारे फोर्सेस लिखिए, थ्रस्ट फोर्स भी लिखिए। थ्रस्ट फोर्स ऊपर क्यों लगाया, क्योंकि मास नीचे की तरफ इजेक्ट हो रहा था, तो मास डिक्रीज हो रहा था, तो थ्रस्ट फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट आया, मतलब ऊपर आया, है ना। उस टाइम मास m था, m को मैं m नॉट माइनस म्यू टी लिख सकता हूँ, ये mg था, तो मैंने उस पर इक्वेशन लिख दी, ऊपर थ्रस्ट फोर्स नीचे mg, थ्रस्ट फोर्स माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू ये रही, mg ये रहा, ये। फिर इसको मैंने dv की टर्म में मुझे लिखना था, तो मैंने इसको dt इंटू m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। इसको सिंपली इंटीग्रेट किया, ये माइनस अंदर कंज्यूम किया, इसमें मैं लिमिट रखता तो ये ln m अपॉन m नॉट बनता, माइनस कंज्यूम किया तो m नॉट अपॉन m बन गया, और m अपन जानते हैं, बात का रख दिया। सिंपल सी बात है। ये कौन सा मास है, इनिशियल मास। ये कौन सा मास है, मास एट दैट इंस्टेंट। कई बार आपको ऐसे लिखना पड़ सकता है, कई बार आपको ऐसे लिखना पड़ सकता है ना, सिंपल सा लॉजिक है। कोई डाउट? तो वेरिएबल मास का नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन ये रहा। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मैंने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में बता दिया, सुन के अब क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और मुझे ये बताइए कि इसमें थ्रस्ट फोर्स पीछे आएगा या आगे आएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और मुझे ये बताइए इसमें थ्रस्ट फोर्स पीछे आएगा या आगे आएगा। गुड, पीछे आएगा। ऐसे भी फील आ रही है पीछे आएगा फोर्स, मतलब उस पर मास गिर रहा है ना, तो उसको पीछे की तरफ रोकने की कोशिश करेगा। बस यही अपने को सॉल्व करना है कि टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। कि एक हॉपर है जिसको अपन ऐसे खींच रहे हैं एफ फोर्स लगा के, तो और इसमें म्यू रेट से लोडिंग हो रही है ना। तो आपने से पूछा है कि ये किसी टाइम पे क्या होगा, और ये t इक्वल टू 0 पे इस मास का मास m नॉट है, दिस इज t इक्वल टू 0। तो अपन तो अपने बेसिक मेथड पे चलते हैं कि t इक्वल टू t की बात करते हैं। t इक्वल टू t एक जनरल सा टाइम है, इस t टाइम पे मैं इस पे फोर्सेस बना रहा हूँ, इधर की तरफ f, पीछे की तरफ थ्रस्ट फोर्स, पीछे की तरफ कौन सा फोर्स, थ्रस्ट फोर्स। इस थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू म्यू रेट से लोडिंग हो रही है ना। और सुनना ध्यान से, और मान लेते हैं इस इंस्टेंट पे कार्ट v स्पीड से जा रही है और इस कार्ट का एक्सेलरेशन a है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो सैंड आ रहा है ये तो वर्टिकली आ रहा है ना, और धीरे धीरे इस पे गिरा रहा है, तो इसमें कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थी नहीं। तो अगर ये कार्ट v स्पीड से आ रहा है और इसकी कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं थी, तो कार्ट के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी पीछे होगी। सोच के देखना, कार्ट के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी पीछे होगी और वो v के इक्वल ही होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो 0 है, कहाँ, हॉरिजॉन्टल में। जो सैंड नीचे उस पर गिर रहा है, गिरने से पहले सैंड तो नीचे आ रहा था और जस्ट धीमे धीमे उस पर गिरा रहे होते हैं, तो सैंड की कोई वेलोसिटी नहीं थी हॉरिजॉन्टल में, और कार्ट खुद आगे जा रही थी v में। तो v रिलेटिव याद है क्या होता था कि जो मास ऐड या रिलीज हो रहा है
उसकी वेलोसिटी मेन मास के रिस्पेक्ट में। तो मेन मास अगर आगे जा रहा है v से, तो उस सेंड की वेलोसिटी पीछे है v रिलेटिव। और बेटा मास ऐड हो रहा है, dm/dt इज पॉजिटिव। तो आप यहां से भी सोच सकते हो कि क्योंकि मास ऐड हो रहा है इसलिए थ्रस्ट फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएगा, एंड इसलिए रिलेटिव थ्रस्ट फोर्स पीछे आया। और इसकी वैल्यू आप चाहो तो लिख सकते हो म्यू इंटू वी, पीछे की तरफ। म्यू क्या है, उस पर मास आने की रेट, या इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि v इंटू डी एम अपॉन डी टी। और यहाँ तो डी एम अपॉन डी टी अपने आप में पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। इसको आप डी एम अपॉन डी टी इंटू वी भी लिख सकते हो, म्यू इंटू वी भी लिख सकते हो। ये मैंने उस इंस्टेंट पे उसका डायग्राम बनाया, और इसका मास टाइम टी पे एम नॉट प्लस म्यू टी हो जाएगा। ये उसका मास है काट का, एम नॉट प्लस म्यू टी मास है, आगे एफ फोर्स आ रहा है, पीछे फोर्स आ रहा है म्यू वी, उस टाइम पे वेलोसिटी v है आगे की तरफ, एक्सेलरेशन a है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्या सबको ये समझ में आया कि थ्रस्ट फोर्स पीछे कैसे लगा मैथमेटिकली भी, कि v रिलेटिव पीछे है उस मास के रिस्पेक्ट में, और d अपॉन dt पॉजिटिव है, तो थ्रस्ट फोर्स पीछे आ गया। ठीक, अब तो क्या मैथ्स है, काम तो हो गया, फिजिक्स खत्म। एक्चुअली में फिजिक्स खत्म, अब क्या है, मैथ्स है। तो इक्वेशन लिखेंगे, क्या होगी न्यूटन लॉ की इक्वेशन, कि F आगे की तरफ माइनस थ्रस्ट फोर्स पीछे की तरफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसको आप m dv अपॉन dt लिख सकते हो। m क्या है, उस इंस्टेंट का मास है ना। F माइनस एफ थ्रस्ट इक्वल टू m dv अपॉन dt, वैल्यूज रख दीजिए। F माइनस एफ थ्रस्ट को क्या लिखोगे, म्यू वी। F माइनस एफ थ्रस्ट इक्वल टू m को लिख दो म्यू नॉट प्लस म्यू टी इंटू एक्सेलरेशन की जगह लिख दो dv अपॉन dt। अब मुझे इससे बेटा इंटीग्रेट करके वेलोसिटी की टर्म चाहिए। अपन जानते हैं इंटीग्रेशन के लिए v वाला v वाले के साथ होना चाहिए, t वाला t वाले के साथ होना चाहिए। तो मुझे जो दिख रहा है कि मुझे इसको ऐसे लिख लेना चाहिए, ताकि v वाला v वाले के साथ आ जाए और t वाला t वाले के साथ आ जाए। बोलो भाई। और मुझे इसे दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना चाहिए। t की लिमिट 0 से t तक, v की लिमिट 0 से v तक, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ था t इक्वल टू 0। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रेशन है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी टाइप का है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एल एन एफ माइनस म्यू वी अपॉन वी का कोफिशिएंट दैट इज माइनस म्यू, लिमिट 0 से v इज इक्वल टू एल एन एम नॉट प्लस म्यू टी अपॉन म्यू के कोफिशिएंट से डिवाइड किया, सॉरी टी के कोफिशिएंट से डिवाइड किया 0 से t तक। म्यू से म्यू कैंसिल होगा और माइनस को कंज्यूम करेंगे, तो इधर बचेगा बेटा एल एन एफ अपॉन एफ माइनस म्यू वी, माइनस कंज्यूम किया है अंदर, इज इक्वल टू, इधर कोई माइनस नहीं है तो एल एन एम नॉट प्लस म्यू टी अपॉन एम नॉट। दोनों तरफ लॉग हटा दो, ये बन रहा है एफ अपॉन एफ माइनस म्यू वी इज इक्वल टू एम नॉट प्लस म्यू टी अपॉन एम नॉट। ठीक है, जैसे भी सॉल्व करना हो सॉल्व कर लो, v की टर्म निकालनी है, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एम एफ नॉट इज इक्वल टू एम नॉट, सॉरी एम नॉट एफ, एम नॉट एफ माइनस म्यू वी एम नॉट प्लस म्यू टी एफ माइनस म्यू स्क्वायर वी टी। एम नॉट एफ से एम नॉट एफ कैंसिल हुआ, म्यू वी हर जगह से कैंसिल हो गया, और यहाँ से वेलोसिटी कॉमन आया, एम नॉट प्लस म्यू वी टी, सॉरी म्यू टी इज इक्वल टू एफ टी आ रहा है, और यहाँ से वेलोसिटी का फंक्शन आ रहा है एफ टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी। दिस इज वेलोसिटी एफ टी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी।
ये वेलोसिटी आ गया। क्वेश्चन में आपसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों पूछे गए थे। एक्सेलरेशन बताना बिल्कुल सिंपल है। कैसे? ए की वैल्यू लिखोगे dv अपॉन dt, क्वेश्चन रूल से डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करना, एफ एम नॉट अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी का होल स्क्वायर। ये v का फंक्शन है, dv अपॉन dt करना, सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, फिजिक्स यहीं तक थी, फिजिक्स यहीं थी, फिजिक्स खत्म हो गई। फिजिक्स ये क्वेश्चन लिखी, फिजिक्स खत्म हो गई। उसके बाद तो वैल्यूज रख के मैथ्स है। मैथ्स तुम्हें आती? बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को? अभी तो यही नहीं पता चल दिक्कत है कि नहीं है। ये नहीं आने का मतलब है तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता। म्यूट कर ले वापस। 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट, ये होता है ना। अगर ए एक्स की जगह एक्स का लीनियर फंक्शन हो तो एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। वही किया है, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड किया है। यहाँ पे एक्स की जगह वी था तो वी के कोफिशिएंट से डिवाइड किया। यहाँ पे एक्स की जगह टी था तो टी के कोफिशिएंट से डिवाइड किया, और फिर उसमें लिमिट रख दी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो मैं आपसे मान लो क्वेश्चन ये पूछूं कि इंटीग्रेशन ऐसा मान लो 2x प्लस 3 dx समथिंग x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? ln 2x प्लस 3 अपॉन x का कोफिशिएंट 2 और लिमिट 0 से x तक। अब इस पर लिमिट्स रखिए, तो 1/2 तो बाहर निकाल लो, पहले x की जगह x रखो, तो ln 2x प्लस 3 माइनस x की जगह 0 रखो, है ना। तो ये क्या बचा? ln 3, और फिर अपन जानते हैं log a माइनस log b होता है log a अपॉन log b। ये बनेगा 2x प्लस 3 अपॉन 3, ये बनेगा, है ना। तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ के बाद मैं ये लिख सकता हूँ सीधा, वही किया है मैंने, लिमिट्स रख दी है ना। अच्छा, अगर माइनस का साइन कहाँ गया तो आप जानते हो, अगर मान लो यहाँ पे अगर माइनस आया होता तो मैं लॉग का साइन उल्टा कर देता, लॉग ए बाय लॉग माइनस लॉग ए बाय बी इक्वल टू लॉग बी बाय ए होता है ना, तो वही करा। ठीक है, मैंने कहा ना मैथ्स है, जो तुम्हें समझ नहीं आ रही फिजिक्स तो आ जाती है। ये है अगला सवाल, रीड करो। इसमें अनलोडिंग हो रही है। कार लोडेड विथ सैंड मूव्स along a horizontal floor due to constant force F coinciding in direction with the cart's velocity, है ना। If the process in the process sand spills through a hole in the bottom with a constant rate mu kg per second, find acceleration of the car at time t इक्वल टू 0 पे कार्ट की वेलोसिटी 0 थी। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि एक कोई कार्ट है, इनिशियली रुकी हुई थी, तो t इक्वल टू 0 पे इसका मास m नॉट है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इस पे कांस्टेंट फोर्स लगना स्टार्ट होता है और इसके बॉटम पे एक होल है जिससे मास बाहर आ रहा है। तो किसी भी जनरल टाइम t पे इस पे f आगे लगेगा, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन a है, ठीक है। और इसका मास होगा, क्योंकि म्यू रेट से बाहर आ रहा है तो इसका मास होगा m इज इक्वल टू एम नॉट माइनस म्यू टी, और मास ऐसे वर्टिकली बाहर आ रहा है। सब लोग बताइए v रिलेटिव क्या होगा? ये मास जो इससे बाहर आ रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? ये जो मास इससे बाहर आ रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? आंसर इज 0। आंसर इज 0। v रिलेटिव 0 होगा। ये जो मास बाहर आ रहा है ना,
इसकी रिलेटिव में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, दोनों सेम v से जा रहे होंगे। सोच के देखिए बेटा, सुनना, ये काट था ना, इसके अंदर मान लो सैंड रखी हुई थी और ये काट मान लो बक्से में बंद थी, v स्पीड से जा रही थी, तो ये सैंड भी कितनी स्पीड से जा रहा था, v स्पीड से। अब मैं अचानक से यहाँ एक छेद कर दूं तो क्या होगा, सैंड नीचे निकलेगा और साथ साथ सैंड की आगे वेलोसिटी क्या होगी, v ना। तो सैंड की और काट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में सेम हुई ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, क्योंकि काट और सैंड साथ साथ जा रहे थे। तो जब वो बाहर निकलेगा तो भी उसकी वेलोसिटी v ही रहेगी। ये बात समझ में आई? v रिलेटिव इज 0, v रिलेटिव इज 0, क्योंकि काट और सैंड साथ साथ जा रहे थे, तो जितनी वेलोसिटी से काट जा रहा था उतनी ही वेलोसिटी से सैंड भी जा रहा था। तो v रिलेटिव 0 है एक्चुअली में। तो v रिलेटिव 0 है, इसका मतलब थ्रस्ट फोर्स तो लगेगा ही नहीं, देयर इज नो थ्रस्ट फोर्स। तो ये थ्रस्ट फोर्स का सवाल ही नहीं हुआ, बस वेरिएबल मास का सवाल हो गया। ये मास इस पे कोई थ्रस्ट फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी काट के रिलेटिव में 0 है। हाँ, लेकिन काट हल्का होता जाएगा, थ्रस्ट फोर्स तो नहीं लगेगा, लेकिन काट हल्का होता जाएगा। हल्का होता जाएगा तो इस पे थ्रस्ट फोर्स तो 0 आ गया। तो आप इस पे जनरल इक्वेशन लिख सकते हो कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, mdv/dt। किसी भी इंस्टेंट पे इसका मास चेंज हो रहा होगा बस। तो फोर्स तो कांस्टेंट है, मास की जगह क्या लिख सकते हो, m0 माइनस म्यू टी इंटू dv/dt। इंटीग्रेट कर लीजिए, dt वालों को dt वालों के साथ, v वालों को v वालों के साथ। ये बचेगा dt/m0 माइनस म्यू टी इज इक्वल टू 1/f इंटू dv। इंटीग्रेट कर लीजिए, इसकी लिमिट वापस 0 से t तक, इसकी लिमिट वापस 0 से v तक। लेफ्ट हैंड साइड वाले को इंटीग्रेट करेंगे, वापस लॉग की टर्म बनेगी, मैं लिमिट रख दूंगा, वो बनेगा ln माइनस कंज्यूम सब हो गया, m0 अपॉन m0 माइनस म्यू टी 1/μ इज इक्वल टू v/f। ये बनना चाहिए। तो यहाँ से v का फंक्शन आ रहा है, v इज इक्वल टू f/μ ln m0 अपॉन m0 माइनस म्यू टी। दिस इज वेलोसिटी। यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स था ही नहीं, ये वेलोसिटी है। डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, dv/dt एंड इट विल कम f/m0 माइनस म्यू टी। ये सॉल्व करके आप ले आइएगा। तो इसमें अनलोडिंग हो रही थी, पिछले वाले में लोडिंग हो रही थी। कोई डाउट किसी को? वापस कहानी क्या थी, यहाँ थ्रस्ट फोर्स 0 सोचना था, ये फिजिक्स थी और ये फिजिक्स है, इसके बाद मैथ्स है। किसी स्टेप में डाउट किसी को? ये इंटीग्रेट करके खुद से देखना, इंटीग्रेट करके लॉग वॉग लेके देखना खुद से पक्के से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वैरायटी हो गई, दो अपन ने दो वैरायटी के सवाल किए, एक रॉकेट वाले, है ना। एक कौन सा किया, क्वेश्चन की वैरायटीज देखो, एक किया ये रॉकेट वाला। एक चीज और सोच के देखो, रॉकेट वाला और बलून वाला एक ही जैसा होगा, कल कोई रॉकेट की जगह बलून भी हो सकता है कि बलून ऐसा दिया हुआ हो, तो उसके लिए सॉल्व करेंगे। तो एक वैरायटी थी रॉकेट वाला, एक वैरायटी अपन ने करी ये कार्ट पे, यहाँ पे लोडिंग हो रही थी और यहाँ पे कार्ट पे अनलोडिंग हो रही थी। अगली वैरायटी का क्वेश्चन, ये एससीवी का ही सवाल है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m and length l hangs on a thread and touches the surface of the table by its lower end. Find the force exerted by the table on the chain when the half of its length has fallen on the table. टेबल चेन पे कितना फोर्स लगाएगी जब आधी लेंथ गिर चुकी है।
इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं तुमसे एक बेसिक सी बात पूछता हूँ। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो तुम्हें इस क्वेश्चन में बहुत ही शानदार चीज समझ में आ जाएगी, है ना। मैं यहाँ से दो चीजें रिलीज करता हूँ। एक जस्ट एक रॉड जमीन से थोड़ी सी ऊपर है ना, जमीन से थोड़ी सी ऊपर एक रॉड है, इसको ऐसे रिलीज करता हूँ और मैं ये चेन रिलीज करता हूँ। ये एक चेन रिलीज करता हूँ, मतलब एक रॉड को ऐसा रखा, ऐसा माना कि रॉड ऐसा रोटेट नहीं होगी, सीधा जाना है, वर्टिकल मोशन होनी है, कि रॉड को वहां से रिलीज किया और चेन को रिलीज किया। दोनों की मोशन में कुछ अंतर होगा क्या? दोनों की मोशन में कुछ अंतर होगा क्या? अंतर फील हो रहा है? क्या अंतर होगा? ऐसे खट से एक रॉड रिलीज करी और एक चेन रिलीज करी, तो आपको सर चेन ऐसे धड़ाम से गिर के हीप टाइप की बनेगी, है ना, नीचे आ जाएगी पूरी चेन, और रॉड वहीं खट से जैसे थी वैसे ही रह जाएगी, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चीज तुम समझ गए तो फिर ये क्वेश्चन समझ जाओगे। दुनिया इसी चीज से परेशान रहती है। गुड। रॉड इज अ रिजिड बॉडी एंड चेन इज नॉन रिजिड। चेन इज नॉन रिजिड। देखो होगा क्या, जैसे ही ये जमीन पे टकराएगा, है ना, सुनना, जैसे ये मान लो कुछ वेलोसिटी से आया और जैसे ही ये जमीन से टकराएगा, इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जमीन से टकराते ही यहाँ वाले पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो। और रॉड के जो खूब सारे पार्टिकल्स हैं, रॉड के ऊपर जो खूब सारे पार्टिकल्स हैं, इनके बीच की सेपरेशन चेंज नहीं हो सकती। तो इसकी वेलोसिटी जैसे ही जीरो हुई, सबकी वेलोसिटी एक साथ जीरो होगी। अचानक से पूरे रॉड में झटका आएगा, कोलिजन होगा एक तरीके से ना, पूरे रॉड की वेलोसिटी एक साथ जीरो होगी इम्पल्स के कारण। एक इम्पल्स आएगा, हर पार्टिकल की वेलोसिटी एक साथ जीरो हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि रॉड एक रिजिड बॉडी है, रॉड के दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती। चेन में ऐसा नहीं होगा। चेन में ध्यान से सुनना, इस चेन का डायग्राम थोड़ा सा डिटेल्ड बना रहा हूं। मान लो अभी जमीन पे टकराने से ठीक पहले की कहानी है। ये पूरी चेन किसी v वेलोसिटी से आ रही थी, है ना। जैसे ही जमीन से टक्कर हुई, टक्कर होते ही इस लिंक की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। टक्कर होते ही क्या होगा, इस लिंक की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। ये लिंक अचानक से रुक गया, लेकिन ये लिंक आगे आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ना, पहले ये दोनों लिंक ऐसे थे, अब मान लो ये रुक जाए, तो ये बाद में कहानी ऐसी हो सकती है ना, है ना। फिर जब ये भी बिल्कुल ऐसा हो गया, एक दूसरे के ओवरलैप, तो तीसरी लिंक भी ऐसे आती रहेगी। तो जब तक ये सारी लिंक्स, क्योंकि लिंक्स के बीच गैप होता है ना, ये ऐसे मोशन इसकी ऐसी है कि एक लिंक रुक गई फिर भी दूसरी लिंक मूव हो सकती है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लिंक्स मूव हो सकते हैं, सबकी वेलोसिटी सेम होनी जरूरी नहीं है। तो जैसे ही एक लिंक रुकी, तो उस एक के रुकते ही दूसरी लिंक रुकेगी नहीं, दूसरी लिंक नीचे आएगी। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं कि ये जो चेन है ना, चेन का जितना पार्ट हवा में है, चेन का जितना पार्ट हवा में है, मतलब जो लिंक ग्राउंड को टच कर गया, उसके अलावा जो लिंक ऊपर मूव कर रहा है, इन सब का फ्री फॉल हो रहा है। जो लिंक ऊपर बच गया, मतलब जो जमीन पे टच हुआ, टच होते ही जीरो। जो लिंक हवा में है और नीचे आ रहे हैं, उनका एक्चुअली फ्री फॉल हो रहा है। उनका एक्चुअली फ्री फॉल हो रहा है। उनका फ्री फॉल हो रहा है, मतलब उस पर सिर्फ एक ही फोर्स है, mg।
ध्यान से देखना, लिंक्स स्ट्रक्चर पे जाना, ये वेलोसिटी इसकी 0 हो गई है ना, और ये अभी पूरा सिस्टम v वेलोसिटी से आ रहा है। अब ध्यान से देखना, ये जो इंटरलिंक्ड है, ये जो पार्ट है, ये इस पे कभी भी ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। इतने से पार्ट पे ये लिंक कभी भी, चूंकि सिस्टम कैसा है कि एक लिंक ऐसी है और दूसरी लिंक ऐसी है, तो ये इस पे फोर्स नीचे लगा सकता है। अगर ये ऐसे नीचे आ गया ऊपर वाला पार्ट, तो इस पे कभी ऊपर की तरफ धक्का नहीं लग सकता। नीचे वाला जैसे ही रुका, ऊपर वाला मूव किया, यहां पे एक तरह से ऐसा मानो कि कांटेक्ट ही लूज हो गया, नो कांटेक्ट। ये समझ में आ रही बात? उस जैसे ही नीचे वाली लिंक रुक रही है, वैसे ही वो कांटेक्ट ही लूज हो गया है। मैं कहूँ तो लिंक के ऐसे, लिंक को अगर ऐसे रिलीज कर रहे हैं, तो जो भी पार्ट हवा में है ना, उसके किसी भी दो लिंक के बीच कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। ये बात समझ में आती? तो मैं कह सकता हूं कि चेन का फ्री फॉल हो रहा है। चेन का क्या हो रहा है? फ्री फॉल हो रहा है। यही बात समझनी है कि जो भी पार्ट हवा में है, पूरी जितना पार्ट हवा में है उसका फ्री फॉल हो रहा है। बस ये चीज जिसने समझ ली उसने क्वेश्चन समझ लिया। और ये चीज आप तभी समझ सकते हो जब आपको ये समझ आए कि ये चेन की लिंकिंग होती कैसी है ना। फील करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि चेन की नीचे वाली लिंक ऊपर वाले लिंक को कभी भी धक्का नहीं दे सकती है ना, वो हमेशा फ्री फॉल करेगा। तो बस ये काम हो गया, और ये जो समझा अपन ने इसको हटा देंगे और अब अपन अपनी फिजिक्स पे आ जाएंगे। यहां तक की बात सबको क्लियर है? मैंने क्या बताया, जल्दी बोलो। चेन का बेसिक स्ट्रक्चर था ये, जल्दी बोलो। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। सुनना, अब क्वेश्चन क्या है, जब आधी चेन जमीन पे आ गई है तो डायग्राम कैसा है ना। अभी इस चेन का सेंटर ऊपर था कितना, L/2। आधी चेन जमीन पे आ चुकी है, तो आधी चेन अभी भी हवा में है और आधी चेन जमीन पे है। और क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि फॉलन पार्ट जो है वो हीप फॉर्म नहीं कर रहा है, ऐसा हो रहा है, कहा गया है, एज्यूम करना है। तो ये L/2 नीचे है और ये L/2 ऊपर है। इसका मास भी m/2 है, इसका मास भी m/2 है। तो हमसे कहा गया है फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द चेन। चेन टेबल पे कितना फोर्स लगा रही है ना। तो इस फोर्स को निकालने के लिए जो पार्ट जमीन पे रखा हुआ है, मैं उसका एफबीडी बना रहा हूं। जमीन पे रखी चेन का एफबीडी जो m/2 वाली चेन है, इस पे इसका mg नीचे लगेगा, ग्राउंड का नॉर्मल ऊपर लगेगा, और यहां से एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा है ना। ये जो चेन की जो यहां से ऐड हो रही है इसमें चेन, इसके कारण यहां से एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा, और थ्रस्ट फोर्स जैसा मैंने बनाया है वैसा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल के रुकते ही इस चेन की वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन ये पार्ट कुछ v वेलोसिटी से आ रहा है, तो एक्चुअली मास ऐड हो रहा है। आप सोच के देखिए, ये अपनी वो बॉडी है, सिस्टम, अपने इस सिस्टम में मास ऐड हो रहा है, और जब मास ऐड होता है तो थ्रस्ट फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के रिस्पेक्ट के डायरेक्शन में होता है। तो ये इसमें मास ऐड हो रहा है और इसके रिस्पेक्ट में मास ऐसे ऐड हो रहा है, ऐसे आके, तो इस पे थ्रस्ट फोर्स इस तरफ लगेगा। बोलो भाई, ये नीचे वाला अपना जो चेन है उसको सिस्टम मान लिया, तो उस पर नीचे की तरफ थ्रस्ट फोर्स लगेगा, धक्का देगी ऊपर वाली चेन। ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, थ्रस्ट फोर्स है, वेरिएबल मास वाला है ना, जो अपन अभी सीख रहे हैं, थ्रस्ट फोर्स है। तो अपन जो नॉर्मल की वैल्यू लिखेंगे, नॉर्मल की वैल्यू mg/2 प्लस ये थ्रस्ट फोर्स होगी। अगर अपन ये थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट कर ले तो अपन नॉर्मल निकाल पाएंगे है ना। अच्छा, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू, तो थ्रस्ट फोर्स होता है भाई v रिलेटिव इंटू dm/dt, और मास ऐड हो रहा है। अगर इस इंस्टेंट पे रॉड v वेलोसिटी से आ रही है तो v रिलेटिव v है, और मैं dm/dt मास के आने की रेट को लेमडा इंटू वी लिख सकता हूं। जब रॉड v वेलोसिटी से आ रही है तो मैं dm/dt को लेमडा इंटू वी लिख सकता हूं।
ये बात समझ में आती है कि मैं लेमडा इंटू वी लिख सकता हूँ, मास किस रेट से ऐड हो रहा है, अगर उस इंस्टेंट पे रॉड चेन वी वेलोसिटी से वर्टिकल पार्ट मूव कर रही है तो मैं इसे लेमडा इंटू वी लिख सकता हूँ। दो तरीके सोचने के, एक तो ऐसे ही सोच लो, ये क्या लिखा हुआ है, मास पर यूनिट टाइम, इट इज मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ पर यूनिट टाइम, ये आ गया मास पर यूनिट टाइम, एक तरीका ये। दूसरा तरीका, dm इज इक्वल टू लेमडा dx होता है, अगर लेंथ के लॉन्ग मानो तो लीनियर मास डेंसिटी, दोनों साइड dt से डिवाइड कर दो, dm अपॉन dt इज इक्वल टू लेमडा dx अपॉन dt, dm अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt क्या हो गई, वेलोसिटी। ऐसे लिखना चाहो तो मैथमेटिकली सोच के लिख सकते हो, वरना ऐसे लिख सकते हैं। तो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आ गई लेमडा वी स्क्वायर, दिस इज थ्रस्ट फोर्स। मतलब अगर एक ऐसी चेन वाला सिस्टम हो तो उस पर थ्रस्ट फोर्स क्या आता है, लेमडा वी स्क्वायर, वेयर व्हाट इज लेमडा, लेमडा इज मास पर यूनिट लेंथ, व्हाट इज लेमडा, लेमडा इज मास पर यूनिट लेंथ, यूनिफॉर्म चेन। तो पूरी कहानी बची कि मुझे ये पता चल जाए कि उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, mg/2 प्लस लेमडा वी स्क्वायर, और वेलोसिटी बताना बहुत ही आसान है, मैंने आपको पहले समझा दिया, चेन का फ्री फॉल हो रहा है, चेन का क्या हो रहा है, फ्री फॉल। तो जब तक ये चेन आधी हवा में है आधी नीचे है तो मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, √2 g L/2, फ्री फॉल हो रहा है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, √2 g L/2, चेन कितना नीचे आई है, L/2 चली है ना चेन, चेन का हर पॉइंट L/2 चला है, सोच के देखो, हर लिंक L/2 चली है, भाई ये लिंक टॉप पे थी, अब ये सेंटर पे आ चुकी है, तो हर लिंक L/2 चली है। अगर चेन L/2 नीचे आई है, ऑल द लिंक्स हैव मूव्ड L/2, क्योंकि चेन का फ्री फॉल हो रहा है तो मैं उसकी स्पीड को लिख सकता हूँ √2gh, तो √2g/L/2, तो चेन की स्पीड हो गई √GL, तो बस इसमें वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया। सो इट इज इक्वल टू mg/2 प्लस लेमडा इज मास पर यूनिट लेंथ इंटू वी स्क्वायर इज GL, L से L कैंसिल हुआ, आंसर है 3mg/2। This is normal reaction on the chain, half part of the chain. Find the force exerted by the table on the chain when half of it is on the table. तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg वाला, और एक दूसरा ये थ्रस्ट फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा नॉर्मल आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, दिस फोर्स इज एक्चुअली वेरिएबल, हर टाइम पे v पे डिपेंड कर रहा है, जब आधी चेन आ चुकी है उस टाइम पे ये फोर्स है 3mg/2। कोई डाउट है तो पूछिए, अपने सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का चैप्टर खत्म होता है।